नमस्कार, मी भरत मोहोळकर मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत करतो। महाराष्ट्रामध्ये आता महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईच्या दादर येथील चैत्यभूमीवरती लाखोंचा जनसमुदाय जमलेला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी मोठ्या प्रमाणावरती चैत्यभूमीवरती दाखल झाले आहेत। चैत्यभूमीच्या शेजारीच असलेल्या शिवाजी पार्कवरती सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती हा जनसमुदाय जमलेला आहे। या सगळ्यानंतर आपण आता सध्या माजी बहुजन समाज पार्टीचे माजी खासदार अशोकजी सिद्धार्थ साहेब यांच्यासोबत आहोत। सर, जिस बाबा साहब जी की जो कर्मभूमि है महाराष्ट्र, वहाँ आज तक जो एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हम बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई। काशीराम जी ने जो शुरुआत की थी वो महाराष्ट्र में से की थी। एक तरफ ऐसा देखा तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में सत्ता बना ली, पर महाराष्ट्र में अब तक ये सब सफल क्यों नहीं हो गया? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि बहुजन समाज के लोगों की या कहें तो इस देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जन्मभूमि कर्मभूमि महाराष्ट्र प्रदेश रही है। इसमें विशेष रूप से हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। और बाबा साहब ने इसी जन्मभूमि कर्मभूमि से, बाबा साहब से पहले जितने भी आंदोलन इस देश में हुए हैं सभी क्षेत्रीय आंदोलन हुए हैं, लेकिन बाबा साहब पहले ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने उस क्षेत्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का काम किया। अगर सही माने में देखें, इस देश में पहला राष्ट्रीय लीडर अगर कोई बहुजन समाज के थे तो हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उन्होंने इस महाराष्ट्र प्रदेश से पूरे देश को ही नहीं बल्कि दुनिया के वंचित और शोषित समाज के लोगों को एक दिशा देने का काम किया। बाबा साहब ने अपने जीते जी तमाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाने का काम किया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने का काम किया, और अपने अंतिम समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरपीआई बनाने का फैसला लिया था, उसका बायोलॉजी भी तैयार कर लिया था। बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश के बहुजन समाज का कि बाबा साहब हम लोगों के बीच से कम अगर माने तो 10-15 साल पहले चले गए। अगर बाबा साहब 10-15 साल और पहले रहे होते तो शायद बाबा साहब अपने जीते जी इस देश के बहुजन समाज को शासक समाज देख सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब आरपीआई का वार्ताप आरपीआई देने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। और उन्हीं के इस 6 दिसंबर 1956 के उस परिनिर्वाण दिवस के बाद से पूरी दुनिया में, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि न भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब की जन्म जयंती को और उसके बाद उनके परिनिर्वाण दिवस को बड़ी श्रद्धापूर्वक उसको बाकायदा सेलिब्रेट करने का काम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें महाराष्ट्र में, अगर जैसा कि महाराष्ट्र प्रदेश में इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब ने जब वो दिल्ली से चल करके, मतलब पंजाब की धरती से आकर के जब वो महाराष्ट्र में उन्होंने नौकरी करने आए पूना में की फैक्ट्री में, तो वहां पर जब बाबा साहब की जयंती को लेकर एक जो कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष पैदा हुआ, उनकी छुट्टी को कैंसिल किया, तो उन्होंने उस दिन बाबा साहब के संघर्ष को ठीक से समझने का काम किया और उन्होंने फैसला किया वो अपना सारा जीवन बाबा साहब के कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने की लगा देने का काम करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा वाली, बाबा साहब के सपनों की पार्टी आरपीआई में काम करने का काम किया। लेकिन 1971 में एक ऐसी घटना घटी, वो घटना ये थी कि पूना के संत काटके धर्मशाला में कांग्रेस और बहुजन आरपीआई के जो मुख्य उस समय, वैसे तो आरपीआई कई पार्ट में बढ़ चुकी थी 1971 तक, लेकिन उसका जो मुख्य पार्ट था या मुख्य धड़ा कह सकते हैं, वो दादा साहब बी.आर. गायकवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी से उन्होंने हाथ मिलाने का काम किया। कांग्रेस की तरफ से मोहन धारिया और आरपीआई की तरफ से दादा साहब बी.आर. गायकवाड़ उसमें बाकायदा उस युति में शामिल हुए और उस युति को मानवर कांसीराम साहब बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे आखिर युति क्या होगी। लेकिन जब वो लोग युति करके बाहर निकले तो उस समय जो 521 पार्लियामेंट सीट होती थी, उनमें से एक सीट आरपीआई के हिस्से में आई और 520 कांग्रेस के। यानी कि लोगों ने, तब मानवर कांसीराम साहब के एक सेटबैक हुआ, एक धक्का लगा कि बाबा साहब की विचारधारा अच्छी थी, बाबा साहब का मूवमेंट अच्छा था, पवित्र मूवमेंट था, महापुरुषों का मूवमेंट था। क्या कारण है बाबा साहब के परिनिर्वाण के चंद वर्षों के बाद अगर देखें तो 15 साल बहुत ज्यादा नहीं होता है, 15 साल के अंदर बाबा साहब का मूवमेंट उन्हीं मनुवादियों के चरणों में जाकर के अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर हो गया। तब उनको ये लगा कि बाबा साहब की पवित्र विचारधारा जो मूवमेंट था उसका असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा
बाबा साहब को समय अभाव के कारण जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स थी उसको मजबूत नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा साहब हम लोगों के बीच समय चले गए। इसलिए उन्होंने बाबा साहब के इस आंदोलन को गति देने के लिए, नई दिशा देने के लिए, उन्होंने नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने के लिए जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के लाल किले के मैदान पे नीचे कहा था पढ़े लिखे लोग कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उस बात को मानवर कांसीराम साहब ने गांठ बांध करके पढ़े लिखे लोगों के एकत्र करने का काम किया। और 1971 में पहली मीटिंग, 73 में उन्होंने दिल्ली में पूरे देश से लोगों को बुलाया और फिर उसका एक संकल्प लिया, पे बैक टू सोसाइटी के एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया 6 दिसंबर 1970 को, लेकिन उसकी घोषणा नहीं की। 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में बाम सेब का बर्था, बाम सेब देने का काम किया। बाम सेब से होते हुए DS4 और BSP 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे कि क्या कारण कि बाबा साहब का आंदोलन, उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि महाराष्ट्र में बाबा साहब के मानने वाले जितने भी पॉलिटिकल लोग, बाबा साहब के मतदाता, बाबा साहब को मानने वाले लोग वास्तव में महाराष्ट्र से ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं हो सकते हैं और उनसे ज्यादा उनके ऊपर मर मिटने वाले भी हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं ने, खास तौर से बाबा साहब के लेफ्टिनेंट्स ने बाबा साहब के आंदोलन को मनुवादियों के हाथों गिरवी रखने का काम किया। आज भी देखें सैकड़ों की संख्या में RPI है, सैकड़ों की संख्या में दलित ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं? मेरी जानकारी के अनुसार 35 से 40 हजार पॉलिटिकल पार्टीज लेके दलित ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल धरना प्रदर्शन के अलावा और कुछ काम नहीं करते, बहुत छोटे मोटे कोर्ट में चले जाते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट 0 आता है। तो इस बात को मानवर कांसीराम साहब ने महसूस किया और यहाँ के लोगों ने उस RPI के, जो RPI बाबा साहब के सपनों की पार्टी थी, उसको एकदम तार करने का काम किया और अपने अपने स्वार्थ के कारण बट गए। और बटने के कारण जो यहाँ के लोग थे वो भी बट गए। बाबा साहब को तो वो मानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से जो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विथ विच वी कैन ओपन एनी लॉ, उस बात की, बाबा साहब की बात को गांठ बांध के रखने का काम नहीं किया। अगर वो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को पाने के लिए वो लोग एकजुट हो जाते तो कोई भी बाबा साहब की विचारधारा की, जो बाबा साहब की बनाई पार्टी RPI थी, किसी एक पार्टी को, जो भी RPI थी एक पार्टी थी, हम नहीं कहते किसी एक को भी अगर यहाँ के लोग मान करके उसके पीछे चलते और यहाँ पे पॉलिटिकल पावर एक तैयार करते, और पॉलिटिकल पावर नहीं भी तैयार करते, कम से कम पॉलिटिकल क्लाउड तैयार कर लेते, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरह, जैसे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के बताए रास्ते पे चल करके, साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा पे चल करके 1-2 बार नहीं 3 बार तो मानवर कांसीराम साहब के समय में RPI, यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और 4थी बार बाबा साहब के, मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्माण के जस्ट बाद जब चुनाव 2007 में हुए, उनका 9 अक्टूबर 2006 को परिनिर्माण हुआ मानवर कांसीराम साहब का, और जब फरवरी मार्च अप्रैल में चुनाव हुए 2007 में, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। और सत्ता में आकर के उन्होंने, देखिए, बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम किया। बाबा साहब के नाम पे योजना चलाई, तथागत बुद्ध के नाम पे योजना चलाई, माता रमाबाई अम्बेडकर के नाम पे जिले का नाम रखा, अस्पतालों के नाम रखे, महामाया के नाम से रखे, सब तमाम रविदास नगर, कबीरदास नगर, तमाम महापुरुषों के नाम पे उन्होंने अस्पताल, जिले और तमाम तरह की योजनाएं चलाने का काम किया। तो सही माने में अगर देखें, बाबा साहब की विचारधारा पे, साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा पे चलने वाली पार्टी अगर कोई इस देश में है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसकी नेता अगर कोई एक नेता अगर कहा जाए कि इस देश में कौन अम्बेडकर विचारधारा की पे चलने वाली पार्टी है, या बाबा साहब के संविधान को सही माने में हकीकत पे या भीम मार्ग पे चलने वाला अगर कोई एक नेता, एक पार्टी है, तो मानवर कांसीराम साहब के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी। सर जी, और एक सवाल है मेरा कि अब शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा महाराष्ट्र में जो डॉक्टर बाबा साहब जी के अनुयायी है, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी, वो अभी शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा दे रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग अब किसके साथ जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी एक तरफ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ चुकी थी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अभी 41 लाख वोट जो 2019 की लोकसभा इलेक्शन थी उसमें एकजुट हो गई थी। अभी वो एकजुट वोट अब किसकी ओर जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक आपने ये बात कही कि शिव शक्ति और भीम शक्ति, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को, जब नागपुर में लाखों अनुयायियों के बीच में, जिसमें मेरे पिताजी स्वयं भी थे, उनके बीच में 22 प्रतिज्ञाएं लेने का काम किया। उन 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा भी थी कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को
मानने का काम, उनकी पूजा करने का काम करें। और उनके अगर ग्रैंड सन जो है, अगर उन्हीं की विचारधारा पे चलने की बात करने वाले लोग अगर भीम शक्ति के साथ साथ शिव शक्ति जोड़ने की बात करेंगे, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों को, मुझे लंबे समय तक यहाँ काम करते हो गया, महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के लोगों को, खासतौर से महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादियों को, मैं देश और दुनिया के तमाम अम्बेडकरवादियों को देखा, जो महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी हैं वो बाबा साहब को अटूट संघर्ष करके मानने वाले लोग हैं। वो बाबा साहब की एक उंगली भी अगर कोई तोड़ता है, कोई प्रतिमा पुतले को भी तोड़ता है, तो उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो वो लोग इस बात को समझते हैं कि शिव शक्ति भीम शक्ति से काम चलने वाला नहीं है। अगर इस देश में सही माने में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, तो इस देश में देश की तीसरी बड़ी पार्टी जो बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो उसके साथ बड़े पैमाने पर आएंगे। और उसका एक प्रमाण है कि आप जिस तरह से यहाँ पर आज देख रहे हैं, ये शिवाजी पार्क, ऐतिहासिक शिवाजी पार्क, जिस पार्क में जो चैत्य भूमि से लगा हुआ पार्क है, आप आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस शिवाजी पार्क में चारों तरफ बीएसपी दिखाई दे रही है और उनके अनुयायी तमाम तरह से पूरी तरह फैले हुए हैं। तो मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका हूँ, समझता भी हूँ कि महाराष्ट्र के लोग इस बार पूरी ताकत के साथ, वो किसी आरपीआई के साथ, चाहे वो वंचित अघाड़ी के लोग हों, चाहे शिव शक्ति भीम शक्ति वाले लोग हों, या फिर और भी तमाम आरपीआई की पार्टियां, उनके किसी के साथ नहीं जाएंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बार वो जाकर के देखेंगे, उत्तर प्रदेश की तरह अपनी ताकत को बनाने का काम। सर, एक तरफ देखा जाए तो अभी जो बाला साहब ठाकरे थे, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मराठी में कहा था, ज्यांच्या घरात नाही पीठ त्यांना कशाला हवंय विद्यापीठ, जिनके घर में आटा नहीं है वो विद्यापीठ विश्वविद्यापीठ की भाषा क्यों कर रहे हैं, ऐसा बोला था। उनके साथ अभी उनके पोते जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जिन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किए, कौन नहीं जानता इस महाराष्ट्र प्रदेश में किसने सबसे ज्यादा यहाँ के बहुजन समाज के दलित शोषित पिछड़ों के अन्याय अत्याचार किया। उनके साथ जोड़ने का मतलब है कि हम बाबा साहब के आंदोलन को, जैसे पहले आरपीआई के लोगों ने शुरुआती दौर में बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद उन कांग्रेसियों मनुवादियों के चरणों में जाकर के अपने परिवार का सुख देखने लगे, ऐसे अपने परिवार, अपना और अपने परिवार के सुख के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लिए या संपूर्ण बाबा साहब के अनुयायियों के लिए वो भीम शक्ति और शिव शक्ति मिलाकर के काम नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण बहुजन समाज का हित अगर कहीं है तो वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर नहीं है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जो अब आपने पूरी भूमिका यहाँ बताई, उसके बाद अब महाराष्ट्र के लिए बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका होगी? देखिए, बहुजन समाज महाराष्ट्र प्रदेश के समस्त मतदाताओं से, महाराष्ट्र प्रदेश के समस्त अम्बेडकरवादियों को, समस्त बहुजन समाज के लोगों से मेरी विनती है कि वो एक बार उत्तर प्रदेश की तरह अपने वोट को बिकने से, लुटने से, जो बाबा साहब ने कहा था कि हमें वोट का सम्मान उसी तरीके से करना चाहिए जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की करते हैं। जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हमें अपने वोट को लुटने और बिकने नहीं देना है। इसलिए मेरा महाराष्ट्र प्रदेश के समस्त अनुयायियों, बाबा साहब के अनुयायियों से, समस्त बहुजन समाज से आज बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो एक बार बहुजन समाज पार्टी को एक बार विधानसभा के चुनाव में, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में एक बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को चुन करके भेजने का काम करें। फिर वो देख सकते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पीछे चल करके इस प्रदेश के बहुजन समाज के लोग, इस प्रदेश के अम्बेडकर, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग किस तरह से सशक्त होते हैं, ये उत्तर प्रदेश से वो सबक ले सकते हैं। नक्कीच ज्या पद्धतीने माजी खासदार अशोकजी सिद्धार्थ यांनी भूमिका मांडलेली आहे, बहुजन समाज पार्टी या देशामध्ये आता मोठी, म्हणजे भाजप, काँग्रेस आणि त्यानंतर तिसरी भारतातली सगळ्यात मोठा पक्ष कोणता असेल तर बहुजन समाज पक्ष असेल। आणि त्यामुळे या पक्षाच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार खऱ्या अर्थानं या समाजापर्यंत पोहोचवणं आणि समाजाला बाबासाहेबांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं, काशीरामजींनी जे स्वप्न पाहिलं होतं, ते स्वप्न पूर्ण करण्याकडे प्रयत्न करणार असल्याचं अशोकजी सिद्धार्थ यांनी सांगितलेलं आहे। त्याबरोबरच जर आपण पाहिलं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जी विचारधारा आहे, ती विचारधारा महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडी शिवसेनेबरोबर जाऊन, उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर जाऊन मोडीत काढत असल्याचं सुद्धा मत अशोकजी सिद्धार्थ यांनी व्यक्त केलं आहे। सर, खूप खूप धन्यवाद। आपने मैक्स महाराष्ट्र से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त महाराष्ट्र, समस्त भारतवासियों, समस्त विश्ववासियों को कोट नमन करता हूं कि उन लोगों ने बाबा साहब को इस श्रद्धा के साथ आगे आना। धन्यवाद। तुम्ही पाहत रहा मैक्स महाराष्ट्र।